बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो आज जो है हम अपने गेसेस का ये लास्ट पार्ट है जो कि पहले रह गया था। वैसे गेसेस के लेक्चर मैंने काफ़ी 2 वीक पहले शायद अपलोड कर दिए थे। ये एक लास्ट पार्ट रहता था उस सीरीज़ का, ठीक है। सो जिसमें एवोगाड्रो लॉ है और आगे जो है कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। आइडियल और नॉन आइडियल केसेस ये सब कुछ डिस्कस करना है हमने। तो बेटे एवोगाड्रो लॉ क्या है? अच्छा, वो स्टूडेंट जो कि डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि बेटे फर्स्ट पार्ट से देखना स्टार्ट करें, ठीक है। सीक्वेंस वाइज लेक्चर को नहीं देखेंगे तो फिर कुछ समझ नहीं आने वाला। और फिर आपके मैसेज फिर आप लोग कहते हैं कि मैम टेस्ट की कीज़ रॉन्ग है। कि बेटे आप लोग सीक्वेंस से लेक्चर देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आउट होंगे। और आप जानते नहीं हैं कि कितना मेहनत वाला काम है लेक्चर देना, मैंने जो अभी सिर्फ टेस्ट चार्जेस मैंने 500 रखे हैं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं लेक्चर के साथ टेस्ट वगैरह भी बनाऊँ, तो उस वजह से मैंने रखे। अच्छा, और मेरे पास मेरी फ्रेंड का मैसेज आया कि यार टेस्ट चार्जेस तो जो तुमने रखे हैं ना वो कुछ भी नहीं है, 500 जो कि बिल्कुल एक फंक्शन करने के लिए आपको है। असल में वो कहती है कि लेक्चर्स की चार्जेस रखो, जो कि मैंने कहा नहीं यार लेक्चर्स फ्री है। ये बहुत से बच्चे हैं जो कि लेक्चर्स ही वो करते हैं, कि कहते हैं लेक्चर्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस वगैरह उनके आते हैं। सो बेटे आप लोग को पता है कि आजकल लेक्चर्स की ही डिमांड है और लेक्चर्स की ही चार्जेस लिए जाते हैं, लेकिन मैं फ्री करवा रही हूँ। तो बेटे ये एक ब्लेसिंग है आप सबके लिए, तो आप इसका शुक्र अदा करें और शेयरिंग लाजमी क्या करें, नाशुक्री ना किया करें। अगर आप लोग नाशुक्रीपन में लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो ये नेमत आपसे छीनी भी जा सकती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो नाशुक्री करता है फिर वो जो होता भी है ना उसके पास वो भी छीन लिया जाता है। तो बेटे स्टार्ट करते हैं। एवोगाड्रो लॉ डील्स विद द इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो बेटे एवोगाड्रो लॉ में क्या डील किया जाता है? इसमें जो है नंबर ऑफ मोल्स का इफेक्ट देखा जाता है वॉल्यूम ऑफ गैसेस। मीन वॉल्यूम जो अगर हम एवोगाड्रो लॉ बताऊं कि बेटे ये लोग कहता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये कहता है कि जो वॉल्यूम है ना गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ गैस प्रोवाइडेड, ठीक है। ये लो हमें क्या कहता है? ये लो हमें कहता है कि बेटे वॉल्यूम जो है ना ऑफ अ गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस। जो गैस के नंबर ऑफ मोल्स है ना उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड प्रेशर केप्ट कांस्टेंट। और इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर और जो प्रेशर है ना इन दोनों को क्या रखा जाता है? कांस्टेंट रखा जाता है। जबकि पहले लोज आप जैसे चार्लेस लो, बॉयज़ लो अगर पढ़ा हो तो उसमें हमने क्या देखा था कि चार्ले लोज में टेम्परेचर कांस्टेंट था और बॉयज़ में प्रेशर कांस्टेंट था, ठीक है। वो सारे लोज आप देख लीजिएगा, हमें दोबारा से उसको रिपीट नहीं करवा सकती, आगे रिपीट होंगे, ठीक है। तो बेटे ये देखें, अब प्रोपोर्शनली के साइन हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लगाया जिसको हमने के से डिनोट किया, ठीक है। और उसके बाद इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस एट द कंडीशन ऑफ द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो बेटे ये लो अब हमें क्या कहता है, जिस तरह से इसने कहा कि भाई टेम्परेचर और प्रेशर को अगर हम कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम इज डायरेक्ट रिलेशन टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो अब इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस जो है इक्वल वॉल्यूम क्या है? इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है, डिफरेंट गैसेस के, और कंडीशन भी सेम रखी गई है, सेम टेम्परेचर और सेम क्या है? प्रेशर, ठीक है। तो वो क्या करेंगी, वो सारी गैसेस जिनको एक ही कंडीशन पे इक्वल वॉल्यूम के साथ, ठीक है, एक ही कंडीशन पे इक्वल वॉल्यूम के साथ रखा गया है, सेम कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर के, तो उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। जिस तरह से ये मैंने बताया 2 जार बनाए, ठीक है। अब इनमें ये इक्वल वॉल्यूम्स है दोनों के और सेम कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर पर रखे, तो इनमें जो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी क्या होंगे? सेम ही होंगे। मीन वॉल्यूम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर को मतलब कंडीशन को कांस्टेंट रखा गया है। अच्छा बेटे, जिस तरह से आपको पता है कि अगर एसटीपी पे, जिस तरह से मैंने आपको बताया फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिन बच्चों ने देखा होगा उनको पता होगा, मीन्स स्टोइचियोमेट्री वाला चैप्टर, तो बेटे वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि 1 मोल किसके बराबर है? 22.414 DM3, ठीक है। तो एसटीपी पे 22.414 DM3 एन आइडियल गैस एट एसटीपी, तो 1 मोल ऑफ गैस है। तो आपको पता है अगर यहाँ पे ये वाला वॉल्यूम दिया हो तो आपको पता होगा कि यार ये वॉल्यूम किसके बराबर होता है? 22.414 DM3 इज इक्वल टू 1 मोल। तो आपने कहा कि यार 1 मोल ऑफ गैस की बात की जा रही है, ठीक है।
इसी तरह से अगर मैं आपको ये वॉल्यूम दे दूँ 22.41 DMQ और आप आपसे पूछें कि बेटे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस क्या होंगे, तो आपने फ़ौरन कह देना है कि मोलर वॉल्यूम बराबर होता है एवोगाड्रो नंबर के। तो एवोगाड्रो नंबर तो मैम इसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो होंगे बराबर 6.602 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें मैंने बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है कि मोलर वॉल्यूम ऑफ आर्गन तो ये इतने मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस कंटेन करता है 1 DMQ पर हाइड्रोजन गैस। अब आपको पता है कि इतने DMQ जो है इतने मॉलिक्यूल कंसिस्ट कर रहा है ना गैसेस के। अब अगर मैं पूछूं कि बेटे 1 DMQ कितना करेगा, तो आप क्या करेंगे, 1 DMQ क्या, मैं आपसे मॉलिक्यूल पूछ रही हूँ, आपने इतने वॉल्यूम का बता दिया कि भाई इतने मॉलिक्यूल ये कंटेन कर रहा है। अब मैं पूछ रही हूँ कि बेटे मुझे 1 DMQ को बता दो, तो आप 1 DMQ के क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल जो है ना 6.02 इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे 22.414 DMQ। ठीक है, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ना वो मॉलिक्यूल्स जो होंगे, ठीक है, वो 1 DMQ के इक्वल होंगे। जैसे आया 2.68 एक्सपोनेंट 22 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 DMQ। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा जो है प्रोसेस है, जो कि ऑलरेडी अगर आपने स्टोइकियोमेट्री वाला चैप्टर देखा है तो वहाँ पे सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर आप सीक्वेंस से लेक्चर देखते हुए आ रहे, सीक्वेंस चैप्टर जो है जिस तरह से मैंने लेक्चर की सीरीज़ अपलोड की है, तो उस सीरीज़ से अगर आप चलते हुए आ रहे तो कोई चीज़ भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। अच्छा, तो दिस स्टेटमेंट मीन्स, अभी जो स्टेटमेंट इसका मतलब क्या है कि इफ़ यू हैव only gases at 0 degree Celsius and 1 atmosphere have equal volume 1 DMQ, they will have 2.68 एक्सपोनेंट 22 मॉलिक्यूल। तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि भाई अगर आप हमारे पास सिर्फ गैसेस है, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है, मीन STP कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो उनके पास क्या होगा, इक्वल वॉल्यूम होगा 1 DMQ का, और दे विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2.68 एक्सपोनेंट 22। तो बेटे ये लो बस आपने याद रखना है कि ये लोग क्या कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल बताई कि किस तरह से जो है ये 2 जार रखे हैं, सेम कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर पे मैंने रखा और इक्वल वॉल्यूम्स रखे हैं, तो क्या हुआ, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैंने आपको नीचे करके दिखाया, जो करके मैंने दिखाया ना, ये जस्ट मैथमेटिकल था। यहाँ तक तो आपको सारी बात समझ आ गई ना। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं हम सारे जो लॉज है ना, जो इससे पहले हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था, बॉयल्स लॉ पढ़ा था, और अभी हमने एवोगाड्रो लॉ पढ़ लिया। तो बेटे अब इन तीनों को ना मिला के एक इक्वेशन बनाई जाती है जिसे कहा जाता है जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो उसको देखते हैं कि किस तरह से जो है वो है। वैसे आपको ये सारी एक्चुअली मैंने जो है मैं 6 बजे से लगी हुई हूँ लेक्चर बनाने में, तो लिटरली मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा अभी पढ़ाने को, क्योंकि बंदा बिल्कुल वो कहते हैं ना एग्जॉस्ट हो जाता है बार बार पढ़ा के। तो मेरी अभी वही कंडीशन हो रही है, और अभी बज रहे हैं 11:11। मुझे भी ईशा की नमाज़ भी पढ़नी है इसके बाद, तो लिटरली मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा पढ़ाने को, क्योंकि एक बंदा कितना पढ़ा है दिन में। ठीक है, तो बेटे जनरल गैस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, फॉर बॉयल्स जो बताया कि वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन है प्रेशर के, और टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट थे। ठीक है, इसी तरह से हमने देखा चार्ल्स लॉ में कि उसमें वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के, और प्रेशर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है। ठीक है, इस तरह से एवोगाड्रो लॉ में हमने देखा कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स के, और टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट थे। ठीक है, ये 3 लॉज आपने पढ़ ली है। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल बताने बैठ जाऊँगी ना तो मेरा टाइम तो यूँ जाएगा यूँ। तो बेटे इस वजह से कह रही हूँ सीक्वेंस वाइज लेक्चर देख लें, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लें, कोई भी आपकी सीट नहीं लेके जा सकता। ये जो आप लोग कहते हैं ना कि यार किस्मत की बात है, तो बेटे किस्मत बदली भी जा सकती है। ठीक है, तो ये सारे जो है ना आप सबके बहाने हैं और कुछ भी नहीं। और मैं कहती हूँ कि यार अगर कोई किसी को अच्छा पढ़ाने वाला मिल जाए ना तो कोई भी उसकी सीट नहीं लेके जा सकता। और यकीन करें अच्छे पढ़ाने वाले भी काफ़ी भारी भरकम फीसें लेते रहते हैं, और बच्चे क्योंकि वो बच्चों वाले सिस्टम से बाहर ही निकल आते। एमडीकेट तो कुछ भी नहीं है। आगे आप देखेंगे मेडिकल की बुक्स, मेडिकल्स की जो है इतनी भारी बुक्स के ले जाना मुश्किल होता है। तो जब आप वो देखेंगे, किसी दिन मैं सोच रही हूँ कि लाइब्रेरी की मैं आपको बुक्स दिखाऊँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, ताकि आप लोग के जहन खुल जाए कि बेटे आगे भी आसानी नहीं है, आगे बल्कि और मुश्किल है।
अभी मैं मेडिकल की बुक्स पढ़ी हूँ ना, मैं कहती हूँ यार मुझे दोबारा से पीछे भेज दो, इतना आसान था हमारा, उसमें भी हम रोते रोते थे। तो बेटे यहाँ पे सारे लॉज है, अब इन सारे लॉ को मैं कंबाइन करने चाहूँगी, ठीक है। तो कंबाइनिंग दीज है प्रोपोर्शंस के लिए या लॉज के लिए, ठीक है। तो अब आपने देखा कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन, बॉयज़ लॉ कहता था, देखिए इन्वर्स रिलेशन है, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली टू टेम्परेचर, चार्लेस लॉ है, वॉल्यूम इज डायरेक्ट रिलेशन टू नंबर ऑफ मोल्स। तो ये देखिए सारे लॉज एक ही में आ गए, ठीक है। मैंने क्या किया, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर, ये क्या था, बॉयल्स लॉ। और इस तरह से वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, टेम्परेचर के, और इसी तरह से वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन थे किसके, वो मोल्स के। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। देखें इस तरह से मैंने सारे लॉज को कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो वही फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल के साइन हटाने के लिए मैंने आर कांस्टेंट रखा, और ये जो आर है ये जनरल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी जो है ना परेशान नहीं होएगा। अब ये जनरल गैस कांस्टेंट अलग हमारे पास आगे छोटा सा टॉपिक है। तो बेटे प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट रखा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है दैट्स जनरल गैस इक्वेशन है, तो जनरल गैस कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अब हमने आर लगा दिया, ठीक है। तो अब ये प्रेशर यहाँ पे क्या है, डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल टू की उस साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो देखिए ये पी वी हो गया और एन आर टी बन गया, ठीक है। देखिए हमारे पास ये था ना प्रोपोर्शनल टी एन अपॉन पी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक कांस्टेंट लगा दिए, कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर और ये एज इट इज़ आया, प्रेशर डिवाइड में था, इक्वल टू उस साइड मल्टीप्लाई में हो गया, तो इसको मैं लिख सकती हूँ पी वी, ठीक है। अब ये आर टी एन है ना, इसको आप लिखें एन आर टी, ठीक है। तो ये एन आर टी, तो ये सेकेंड इक्वेशन आपके पास आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये आपके पास जनरल गैस इक्वेशन आ गई, लेकिन अब इसको ये पता है ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं, तो मैं आपको डेंसिटी से अब डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस अगर मैं इसी इक्वेशन का यूज़ करके आपको निकालूं फार्मूला, तो बेटे डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको मैंने अगर बताए थे, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास, ये बताया था ना। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला आपको पता है कि मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। अब आपको पता है डेंसिटी क्या होती है डेंसिटी आपको पता है कि डेंसिटी होती है मास पर वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है बेटे। तो आपने देखा कि भाई डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस में आपको इसी जनरल गैस इक्वेशन से इक्वेशन बतानी, क्योंकि वो एमसीक्यू में पूछ लेते कि डेंसिटी बताएं, तो इसी से मैं आपको जो है ना डेंसिटी वाली इक्वेशन भी ड्राइव करके बता रही हूँ। बेटे डेंसिटी जो है किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले ये इक्वेशन है। अब इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स है ना एन, अब एन आपको पता है कि क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। मीन मास ऑफ सब्सटेंस को आप जो है डब्ल्यू से शो कर ले, और मोलर मास को आप कैपिटल एम से शो कर ले, तो ये एन का फार्मूला आ गया। अब आपने क्या किया, कुछ भी नहीं, ये जो फार्मूला है ना, इसमें एन की वैल्यू आपने डब्ल्यू डिवाइड बाय एम पुट कर ली। तो आपने क्या किया, ये देखिए ये एन की वैल्यू है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स मास ऑफ सब्सटेंस जिसको हमने डब्ल्यू से शो किया, और मोलर मास जिसको हमने एम से, तो ये आपने यहाँ पुट कर ली। अब ये जो कैपिटल एम जो है ना, जिसे हम क्या कह रहे हैं मोलर मास, तो ये जो मोलर मास डिवाइड में है इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये वॉल्यूम इस प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब मोलर मास प्रेशर के साथ आ गया, और प्रेशर जो वॉल्यूम के साथ था वो अब डिवीजन में चला गया, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो अब ये क्या हुआ, मास अपॉन वॉल्यूम हो गया। और मास अपॉन वॉल्यूम आपको पता है, जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो आपने डेंसिटी लगा दी और आर टी एज इट इज आया। तो इस तरह से आपके पास क्या आया, पी प्रेशर, मोलर वॉल्यूम, डेंसिटी और आर टी, ठीक है। तो ये देखिए डेंसिटी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आर टी मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो पी एम अपॉन आर टी इक्वल टू डेंसिटी। मतलब डेंसिटी जब भी आप निकालेंगे तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको प्रेशर पता होना चाहिए, मोलर मास पता होना चाहिए उस गैस का, और जनरल गैस कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट वैल्यू और टेम्परेचर पता होना चाहिए, तो आप डेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने डेंसिटी का बता दिया। अच्छा, उसके अलावा एक जिस तरह से आपने देखा कि मैंने किस तरह से जो है नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला पुट किया, फिर वॉल्यूम को नीचे लाई, मोलर ऊपर लाई, और डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी का हमने फार्मूला जिस तरह से ये वाला ड्राइव किया,
तो बेटे अब फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमने पहले किया था, ठीक है, अब ये जिस तरह से डेंसिटी का क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस मीन डब्ल्यू और वो वॉल्यूम, ठीक है, तो एम डब्ल्यू अपॉन वी भी लिख सकते हैं और एम अपॉन वी भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एम इधर हम स्मॉल एम से इस वजह से मास ऑफ सब्सटेंस को शो नहीं करें क्योंकि एक कैपिटल एम है मोलर मास, तो इस वजह से हम डब्ल्यू शो करें मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो सेम हमने दोबारा से इसको ना खोल के रख दिया, इस वाले फार्मूला को खोल दिया, ठीक है, ये क्या है, डेंसिटी है, ठीक है। तो अब इसमें देखें, आपको फॉर एग्जाम्पल अगर मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे, हमने ना इस फॉर्मूले को इस तरह से खोल के रख दिया। अब अगर आपको मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है, मास ऑफ सब्सटेंस मतलब आपको ये डब्ल्यू निकालना है, तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है इक्वल टू उस साइड जाएगा, नोमिनेटर में आ जाएगा, तो पी एम वी, और ये नोमिनेटर में इक्वल टू उस साइड डिनोमिनेटर में आ गए। तो रेशो आपको पता होना चाहिए, मोलर मास, वॉल्यूम उस गैस का, और जनरल गैस कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जो कि आगे टॉपिक है जिसमें आपको बताऊंगी, ठीक है, और टेम्परेचर, ठीक है। जब आप ये तीनों चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो आपको सब मास ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें थी कि किस तरह से, क्योंकि ये एमसीक्यूज आते हैं कि बेटा आप मास ऑफ सब्सटेंस बताएं, आपको मोलर मास दिया होता है, ठीक है, आपको टेम्परेचर दिया होता है, आपको वॉल्यूम दिया होता है, तो ये फार्मूला है, ठीक है। इस तरह से वो डेंसिटी का भी पूछते हैं, तो डेंसिटी के लिए आपको टेम्परेचर दिया होगा, प्रेशर दिया होगा, मोलर मास दिया होगा, और आपसे डेंसिटी पूछी जा रही होगी, तो बेटे फिर डेंसिटी के लिए आप क्या करेंगे, ये आर टी हमें मल्टीप्लाई में इक्वल टू के साथ डिवाइड में आएगा और ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये जो सारे फार्मूलाज थे जो कि आप लोग एमसीक्यूज में यूज आउट करेंगे, अभी जो है अब मैं आपको एक प्रोफेशनलिटी दिखाना चाह रही हूँ, ठीक है। अब ये दोबारा से मैंने वही जनरल गैस इक्वेशन यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई ये पी वी और ये टी जो है मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उस साइड डिवाइड में आ जाएगा, तो पी वी अपॉन टी ये बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स और जनरल गैस कांस्टेंट। अगर नंबर ऑफ मोल्स, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स कह लें कि भाई 1 है, तो अब आप यहाँ पे 1 कुछ नहीं है तो 1 ही है ना, तो अब 1 जब आप लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पी वी अपॉन टी इजकल टू आर, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, आर, तो ये एज इट इज आ गया। तो अब ये देखिए आर क्या है, मतलब ये पी अपॉन टी जो है एक कांस्टेंट की इक्वल है। जब ये कांस्टेंट का इक्वल आ जाएंगे तो इसका मतलब कि पी वन वी वन अपॉन टी वन, जिस तरह से आपने बॉयज लो चार्ल्स लो में दिखा था, सेम इस तरह से पी टू वी टू अपॉन टी टू, तो ये एक क्या है, अल्टरनेटिवली हमारे पास ये फार्मूला भी ड्राइव हो जाता है जो कि आप लोग एमसीक्यूज में यूज आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल गैस इक्वेशन मैंने काफ़ी अच्छे से बताया। उसके बाद आते हैं यूनिट ऑफ आर मीन जनरल गैस कांस्टेंट, किस तरह से, जिस तरह से मैं कह रही थी कि आगे टॉपिक आएगा, आपको पता है कि ये जनरल गैस कांस्टेंट है, और जिस तरह से हम जानते हैं जनरल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। अब हमें आर के बारे में बात करनी है ना, तो एन टी मल्टीप्लाई में इक्वल नॉमिनेटर में है, मल्टीप्लाई मतलब नॉमिनेटर इज इक्वल टू के उस साइड जाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, ठीक है, तो पी वी अपॉन एन टी और ये आर। अब इसमें आपने सबसे पहले एस टी पी कंडीशन के लिए सॉल्व करना है। एस टी पी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब उसमें जो है आपको पता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में हम प्रेशर को जो है 1 एटमॉस्फेयर रखते हैं, ठीक है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है जो कि 273 केल्विन के बराबर हो सकता है, और नंबर ऑफ मोल्स हमने 1 ली है, और वॉल्यूम जो होता है मोलर वॉल्यूम 22.414 डीएमक्यू के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सारी स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, और ये चीज़ तो आपको पता ही होगी ना, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में पहले भी एक्सप्लेन किया कि बेटे 1 m³ जो है ना वो बराबर होता है किसके, 1000 dm³ के, ठीक है। अब अगर आप m³ से dm³ में जाएंगे, जब भी आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और जब भी आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाएंगे, छोटी वैल्यू क्या है dm³, तो आप dm³ से अगर बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाएंगे तो डिवाइड होगा, अगर आप बड़ी से छोटी में जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। ये रूल अपने पास याद रख ले, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है 1 m³ 1000 dm³ के बराबर है। तो बेटे अब आपने क्या करना है, सेम ये फार्मूला लिखा, ये फार्मूला निकालता है, इसकी जगह आपने प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लगा दिया, वॉल्यूम 2.414 dm³, नंबर ऑफ मोल्स 1 थे और 273 केल्विन, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए आपने सॉल्व किया, तो आपके पास एसटीपी कंडीशन पे, ठीक है, जो जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या है, 0.0828 एटमॉस्फेयर dm³ पर मोल पर केल्विन। अब ये जो यूनिट है, कुछ बच्चे बोलेंगे मैम इसको कैसे याद करें, तो बेटे सेंस होना चाहिए बेटे, ये जनरल गैस कांस्टेंट आपके पास ये वैल्यू आ गई, अब ये यूनिट रट्टा लगाने की ज़रूरत ही क्या है, देखें
प्रेशर का क्या है, एटमॉस्फेयर, आपने एटमॉस्फेयर लिख दिया। वॉल्यूम का क्या है यूनिट, डीएम क्यूब लिख दिया। अब मोल और केल्विन डिनोमिनेटर में है तो आप क्या लिखेंगे, पर मोल पर केल्विन। तो इसमें कोई रट्टा लगाने की बात हुई, ये सारी स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है। इस यूनिट से तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। और ये सारी आपने याद रखनी कि स्टैंडर्ड कंडीशन प्रेशर किस में लिया जाता है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल्स, और इस तरह से पुट करके 0.082 यूनिट। या रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, 1 यूनिट से क्या है कि भाई पहले प्रेशर था तो एटमॉस्फेयर, फिर वॉल्यूम डीएम क्यूब, फिर नीचे मोल पर मोल और पर केल्विन, ठीक है। सो ये आपकी जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आ गई एसटीपी कंडीशन पे, ठीक है। इस तरह से एसआई यूनिट फॉर, अब हम अगर हम एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम में के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ठीक है। सॉरी, मुझसे बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा, बस मेरी बस हो गई है। इतने ज़्यादा लेक्चर जो है मैं एक दिन में डिलीवर नहीं कर सकती, तो बिल्कुल भी मुझसे नहीं पढ़ाया जा रहा। आप लोग भी देख रहे होंगे कि मेरी सांस रुक रही है बार बार। बस मैं भी स्टॉप करने वाली हूँ क्योंकि बस मेरी बस हो गई है। अच्छा, ऐसा यूनिट फॉर आर अगर हम देखें तो बेटे वहाँ पे हम प्रेशर एटमॉस्फेयर में नहीं लेते, ठीक है। इंटरनेशनल जो हमारे पास सिस्टम है उसमें हम प्रेशर एटमॉस्फेयर में नहीं लेते, बल्कि हम क्या लेते हैं, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेते हैं, ठीक है। और जैसे 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर है, 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो आपने याद रखना है कि एसआई यूनिट में हम प्रेशर को एटमॉस्फेयर में नहीं लेते, बल्कि पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की शक्ल में लेते हैं। और वैल्यू क्या होती है, 101,325 प्रेशर की। और टेम्परेचर जो है हम केल्विन में लेते हैं, जो कि 273 केल्विन है। जबकि आपने एसटीपी में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में देखा होगा कि यहाँ पे हम 0 डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं, 270 केल्विन भी ले सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल दोनों के लिए 1 है, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम आपने देखा होगा एसटीपी पे डीएम क्यूब में था, ठीक है। जबकि आपने एसआई में याद रखना है कि वो होता है एम क्यूब में। और एम क्यूब जिस तरह से मैंने कहा था कि बेटे जब भी आप अब आप यहाँ क्या करें, छोटी वैल्यू से डीएम क्यूब की छोटी वैल्यू और आपको बड़ी वैल्यू में जाना है, तो आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाएंगे तो मैंने क्या बताया था कि बेटे डिवाइड होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 1000 से डिवाइड होगा, क्योंकि डिफरेंस 1000 का है, तो जो भी है उसे आप डिवाइड करेंगे। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो कितने जीरो है, 3। तो ये पॉइंट इधर है ना, तो 1 2 3 एक जीरो लगा दें तो ये इस तरह से एम क्यूब में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपने याद रखना है एसआईयू में जो वॉल्यूम है वो एम क्यूब में होता है, ठीक है। मोल्स दोनों में 1 है और टेम्परेचर केल्विन में होता है, और जो प्रेशर होता है पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है। तो जिस तरह से मैंने कहा था कि बेटे वॉल्यूम आपको पता है कि मोलर वॉल्यूम होता है 22.414 डीएम क्यूब। अब वो कह रहे हैं, मतलब आपको पता है कि भाई ऐसा यूनिट में एम क्यूब में होता है। अगर वो पूछ रहे हैं कि ऐसा यूनिट में आर क्या है, और जब आप निकालने बैठेंगे तो आप वॉल्यूम वहाँ पे डीएम क्यूब में नहीं लीजिएगा, थोड़ा होश हवास में बैठेगा। तो वहाँ पे आप क्या लेंगे, ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ, वैसे आपको जस्ट वैल्यूज़ याद करनी है, ठीक है। मैं तो कह रही हूँ अगर आप एक दफ़ा सॉल्व कर लेते ना तो आप रट्टे से बच जाएंगे, ठीक है, और याद भी आपको खुद हो जाएगी। तो बेटे अब डीएम क्यूब है ना, अब मैंने आपको कहा था कि बेटे डीएम क्यूब से जब आप एम क्यूब में आते हैं, मतलब छोटी से बड़ी वैल्यू में आएंगे तो आप डिवाइड करेंगे 1000 से। तो जब आप 1000 डिवाइड करेंगे पॉइंट यहाँ है, ठीक है, और 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अब ये क्या है, जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 जीरो है ना, तो 1 2, अब ये 2 जीरो तक आया। अब आपने क्या किया, 22 तो एज इट इज़ आपने ये सब लिखा ना, ये पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है, 22 के बाद था। अब ये 1 2 और ये 3, क्योंकि 3 जीरो थे और 1 जीरो लगा दिया, तो ये 3 जीरो मीन 1000 से आपने डिवाइड कर दिया, तो आपकी वैल्यू क्या आई वॉल्यूम की एम क्यूब में, 0.022414 डीएम क्यूब आई, ठीक है। तो ये इस तरह से आती है वैल्यू, ठीक है। तो ये एम क्यूब की वैल्यू जब आप रखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। इसका भी यूनिट रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था ना, पास्कल जिसे कहते हैं, और ये एम क्यूब था वॉल्यूम, ठीक है। और नीचे देखिए मोल और ये केल्विन। अब ये पर मोल पर केल्विन तो एज इट इज़ आएगा, लेकिन ऊपर जो है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये मीटर क्यूब है। तो इसमें जो है देखिए ये मीटर क्यूब है और वो m-2 है, ठीक है। तो अब ये -2 ये 3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और एक m बचेगा, जिसे हमें न्यूटन मीटर लिख दिया और पर मोल पर केल्विन एज इट इज़ आया। और ये जो है किसके बराबर है, ये हमारा एसआई यूनिट है। अगर आपसे पूछा जाए कि एसआई यूनिट में
जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो ये है 8.314। और जिस तरह से यूनिट मैंने दिखाया कि आप बेटे रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने जिस फार्मूले से देखना है कि क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा, ठीक है। इस तरह से ये एक स्क्वायर जो है इससे कटा, तो यहाँ पे एक कैम बचा तो न्यूटन मीटर हो गया, पर मोल पर केल्विन एज इट इज आ गया, ठीक है। इस तरह से जनरल गैस कांस्टेंट अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर STP पे पूछा जाए तो 0.0821 है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो कभी कभार पास पेपर में आपसे वैल्यूज़ भी पूछ लेते हैं, कभी यूनिट भी पूछ लेते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। वो ये पूछ सकते हैं SIU में वॉल्यूम किस में रखा जाता है, तो आपने MQ रखना है। इस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ, हर जो चीज़ मैं बता रही हूँ वो सारी जो है आप ये समझ लें कि पास पेपर के पॉइंट है, ठीक है। अच्छा बेटे, अब आता है जनरल गैस इक्वेशन। ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस है, यार ये कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस मैं नेक्स्ट करवा दूंगी, क्योंकि अभी मुझ में बिल्कुल भी बोलने की हिम्मत नहीं है। सारी वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है आइडियल गैस इक्वेशन का, ये जनरल गैस इक्वेशन, इसे जनरल गैस इक्वेशन को हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन जैसे कहते हैं कि इफ़ अ गैस ऑबी दिस इक्वेशन, अगर ऑबी करती है कोई भी गैस, अगर इस इक्वेशन को ऑबी करती है ना, ठीक है, अंडर ऑल द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब तमाम जो भी आप टेम्परेचर की कंडीशन रखें, जो भी आप प्रेशर की कंडीशन रखेंगे, ठीक है, उन तमाम प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन पे अगर कोई भी गैस इस जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर लेती है, तो उस गैस को हम कहते हैं कि बेटे वो आइडियल गैस है, ठीक है। और वो गैस है जो कि ऑबी नहीं करती ऑल कंडीशन और टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो वो नॉन आइडियल गैसेज होती हैं, ठीक है। सो ये आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस का अभी आपको पता चल गया। अभी कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस है, तो इंशाल्लाह ये मैं लास्ट में करवाऊंगी, आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह ये कल करवाऊंगी, क्योंकि अभी मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। आप लोग मेरी हालत देख रहे होंगे, मेरा सर चकरा रहा है, और मैं बस नमाज़ पढ़ के जो है अब मेरी और हिम्मत नहीं है। नमाज़ पढ़ के मैं सोऊंगी, दुआओं में याद रखिएगा। सर मेरा फट रहा है, कल मुझे यूनी भी जाना है, और मैं ये 6:30 से लेक्चर बनाने में लगी हुई हूँ। सो मैं भी एक इंसान हूँ, और बस मेरी बस हो गई है। सो मुझे दुआओं में खास कर याद रखिएगा।